आज हम लोग भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भूगोल में भारत की अवस्थिति और विस्तार से कौन-कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि भारत की अवस्थिति जो है, भारत की जो स्थिति है, वो विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत की जो अवस्थिति है, वो विषुवत रेखा के उत्तर में विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये बात आपको नहीं समझ में आया होगा, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये मान लीजिए भारत पूरा दुनिया है ग्लोब पे, इस पे मान लीजिए ये है विषुवत रेखा। तो भारत जो है वो विषुवत रेखा जो है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये विषुवत रेखा के उत्तर में है भारत। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है, पहली बात उत्तरी गोलार्ध में है। ये तो क्लियर हो गया कि भारत की जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब एक देशांतर होता है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है, तो उसके पूरब में है भारत। ये है पूरब, ये हिस्सा क्या है, पूरब है, और ये हिस्सा क्या है, पश्चिम है। तो भारत जो है वो विषुवत रेखा के तो उत्तर में है, और जो देशांतर है उसके क्या है, पश्चिम में है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी अक्षांश उत्तर के तरफ और देशांतर पूरब के तरफ। तो भारत की जो अवस्थिति है वो विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्धों वाला देश है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का जो उपमहाद्वीप है वो जो भी आकार का दिख रहा है, भारत का जो उपमहाद्वीप है, इसके दक्षिण हिस्से में क्या है, इसके दक्षिण हिस्से में हिंद महासागर है, पूरब हिस्से में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम हिस्से में क्या है, अरब सागर है। यहाँ देखिए, इसको यहाँ दिखाया भी गया है कि भारत का जो निचला हिस्सा है उसमें देखिए पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण की तरफ क्या है, हिंद महासागर है। इसको और डिटेल में समझिए एक किसी मैप में। देखिए ये जो मैप है इसमें देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है भी आकार वाला, इसके इस हिस्से में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, इस हिस्से में क्या है, अरब सागर है, और दक्षिण वाले हिस्से में क्या है, हिंद महासागर है। दक्षिण वाले हिस्से में क्या है, हिंद महासागर है। इसको यहाँ भी आप समझ सकते हैं इस भारतीय मैप में। देखिए ये जो भारत का भी आकार वाला हिस्सा है, इसके देखिए ये पूरब है, पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और नीचे क्या होता है, हिंद महासागर है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। अब मेन पॉइंट, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत पूरे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत पूरे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश में कौन कौन से आते हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। यानी भारत जो है वो पूरे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। मोटे तौर पे कहें तो भारत जो है पूरे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? दूसरा स्थान है। अब कह रहा है भारत का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मैप से समझिए, देखिए इसको समझिए। इसमें ये कह रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और वहीं पर पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। तो ये समझ में आ गया कि भारत का उत्तर से दक्षिण में जो फैलाव है वो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक का जो फैलाव है वो क्या है? 2933 किलोमीटर है। तो ये लाइन क्लियर हो गया। ये लाइन समझ गए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगला कहता है भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट का देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट का जो देशांतर रेखा है उसके बीच 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है। जब पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है गुजरात वाला और 97 डिग्री 25 मिनट जो है अरुणाचल प्रदेश वाला, इस दोनों के बीच में जो है लगभग 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है। यानी 97-25 में से 68-7 आप घटाएंगे और उसको राउंड ऑफ करेंगे तो मोटा मोटा 30 डिग्री देशांतर आएगा। यानी भारत जो है वो 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार वाला देश है। अगला कह रहा है कि भारत यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। मतलब पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है एक एक डिग्री के अंतराल पर, जो कि उत्तर से क्या है? दक्षिण की ओर रेखाएं जाती है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 मिनट यानी 1440 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि 360 डिग्री घूमने में 24 मिनट लगता है, तो 360 को जब आप 24 से भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 15। कहने का मतलब ये हो गया कि पूरब यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, यानी कि 1440 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर जब आप 360 डिग्री को 24 से भाग लगाएंगे तो 1 घंटा में जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। उसी को जब आप मिनट में लगाएंगे, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है,
यानी 15 डिग्री घूमने में लगता है 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो 15 चौका यानी 1 डिग्री घूमने में लगेगा 4 मिनट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करती है। इसीलिए भारत का जो पश्चिमी छोर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और पूर्वी छोर जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, उसको घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का हो रहा है। ये 2 घंटे का अंतर होने का क्या रीज़न है कि भारत का जो है पूर्वी पश्चिमी देशांतरीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री का, और एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना लग जाएगा, 2 घंटा 120 मिनट लग जाएगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। अगला कहता है विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में जो बीच वाली देशांतर रेखा होती है उसी को मानक समय रेखा मान लिया जाता है। यानी वो बीच वाली जो देशांतर रेखा होती है वहाँ पर जो समय होता है उसी को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। जैसे भारत में 82.82 जो देशांतर है वो बिल्कुल बीच वाला देशांतर है। कहाँ कहाँ से, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के जो बिल्कुल बीच में देशांतर है वो है 82.82 डिग्री। तो इसी 82.82 डिग्री को जो है भारत के लिए क्या किया गया है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया गया है। यानी 82.82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उस पर जो समय होगा उसी को पूरे भारत का समय माना जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में इस समस्या के समाधान के लिए 82.82 डिग्री देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया है। इस प्रकार 82.82 डिग्री जो याम्योत्तर रेखा है उस पर जो समय होगा उसी को पूरे भारत का समय रेखा मान लिया जाएगा। अगला कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है वो 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाता है। जैसे 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा को पूरे दुनिया का मानक समय रेखा माना जाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। जिस प्रकार भारत में 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। ये कैसे अंतर हुआ इसको समझिए। ये पूरा मान लीजिए ग्लोब है, उस पे ये हो गया आपको विषुवत रेखा और ये हो गया ग्रीनविच। तो इसको मान लिया 0 डिग्री, भारत यहाँ पे है 82.82 डिग्री, ये है यहाँ पे 82.82 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेके मान लो यहाँ पे 82.82 है। तो अब भारत जानते हैं पृथ्वी जो है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो 0 डिग्री से लेके 82.82 डिग्री तक घूमने में जब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो आप ही बताइए 82.82 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा। इसको गुना कर दीजिए, 82.82 को किससे गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिए। तो जब 4 से गुना कीजिएगा 82.82 को, तो देखिए यहाँ पे जब इस 82 को गुना कीजिएगा 4 से, तो 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 328 हुआ। और इस आधा को 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच 5.5 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री से 82.82 डिग्री तक
पृथ्वी को घूमने में 5.5 घंटे का समय लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी भारत में शाम का अगर 5:30 बज रहा हो तो उस समय लंदन में 12 बजे होंगे। अगला लिखा हुआ है कि भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आपको याद रखना है। भारत का मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको आपको रटना है, अच्छे से मैप के साथ इसको समझना है। देखिए, इस मैप को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये जो लाइन दिख रहा है ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये सबसे पहले आती है यूपी में। ये सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? ये यूपी वाले हिस्से में। तो उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे आती है मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, उसमें आती है। उसके बाद देखिए ये ओडिशा वाला पार्ट है, ये हिस्सा है ओडिशा। उसके बाद आती है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं आती है। तो आपको याद क्या रखना है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी के बाद होता है सीधा एमपी से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद होता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद होता है आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन सा है आपको उसी सीक्वेंस में याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे लिखा हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कहते हैं वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण ये जो कर्क रेखा है या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत को 2 भागों में बराबर बराबर बांट देता है, 2 कटिबंधों में भी। दक्षिण वाले को बोलते हैं उष्ण कटिबंध और उत्तर वाले को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। ध्यान ये रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत प्रायः 2 कटिबंधों में बंट जाता है। उत्तर वाले को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाले को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। आगे लिखा हुआ है कि पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। यानी पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा जो त्रिपुरा में जाती है उससे पहले कर्क रेखा को जो है बांग्लादेश में प्रवेश करना पड़ता है। यानी पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद फिर त्रिपुरा और मिजोरम में जाती है। आगे कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई जो है वो राजस्थान में है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा यानी कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसकी सर्वाधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई जो है राजस्थान में है। अब यहाँ बात याद रखना ये है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है पश्चिम से पूरब की तरफ। सबसे पहले जाती है गुजरात में, सबसे पहले कहाँ जाती है? गुजरात में जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा जाता है राजस्थान में, फिर जाता है मध्य प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़ उसमें, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा और मिजोरम में जाती है। इसको ध्यान रखना है, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको इस मैप में देखिए, ये जो
लाल कलर का दिख रहा है ये लाइन, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला तो है गुजरात, ये हिस्सा किस दिख रहा है, ये हिस्सा जो है वो क्या है, गुजरात है। गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा जाता है राजस्थान में, बहुत थोड़ा सा। फिर सबसे बड़ा हिस्सा जाता है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, वहाँ जाता है थोड़ा सा हिस्सा। उसके बाद बिहार से जो अलग हुआ है झारखंड, उसमें जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा और मिजोरम में जाता है। इसको एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। मैप से आपको सीक्वेंस में याद रखना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों का आपको नाम याद रखना है। अगला कह रहा है भारत का तटीय सीमा जो है, भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत का जो मुख्य भूमि है, उसका जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। किंतु मुख्य भूमि के अलावा कुछ द्वीप समूह भी हैं, उनको भी अगर जोड़ दिया जाए तो भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी द्वीपों समेत 7516 किलोमीटर हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि भारत के मुख्य भूमि के, यही बात लोगों को समझ में नहीं आती है लूसेंट में, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। किंतु मुख्य भूमि के अलावा जो कुछ द्वीप समूह है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो द्वीपों समेत जो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसको ऐसे समझिए थोड़ा, देखिए यहाँ पे समझिए इसको। देखिए ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये मुख्य भूमि का तटीय भाग हुआ। ये है 6100 किलोमीटर। कितना है ये? 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो इसको भी अगर जोड़ दिया जाए ये हो जाएगा 7516 किलोमीटर। तो ये हो गया आपको मुख्य भूमि का तटीय। याद रखना है कि जो मेन भारत का नक्शा है उसमें जो भी वाला पोर्शन दिख रहा है वो तो 6100 किलोमीटर है। इसी को तटीय सीमा, क्योंकि तट से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं, तो ये तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो गया। मुख्य भूमि में तटीय समेत, तटीय जो सीमा है उसके साथ साथ जो कुछ क्या कहते हैं, द्वीप समूह है, उसको जोड़ दिया जाए तो 7516 हो जाएगा। अब स्थलीय सीमा कहने का मतलब हुआ ये जो स्थल वाला है, जो भारत का किसी न किसी देश के साथ लगा हुआ है, ये है 15,200 किलोमीटर। तो याद क्या रखना है कि भारत के मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है वो तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत, मुख्य भूमि का द्वीपों समेत तटीय सीमा जो है वो कितना है, 7516 है द्वीपों समेत। और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। तो अभी हम ये समझ रहे थे कि भारत की जो तटीय सीमा की कुल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है और ये मुख्य भूमि का है। इसमें द्वीपों को जोड़ देंगे तो 7516 हो जाएगा। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारत के 9 राज्य हैं, जो क्या है, भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पे लगे हुए हैं। भारत के जो 9 राज्य हैं, देखिए जो मैप आपने देखा होगा ऐसे, भारत के जो 9 राज्य हैं ये जो है तटों पे बसे हुए हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा गुजरात, गुजरात के नीचे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोवा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्नाटक। उसके बाद हो जाएगा क्या, केरला। तो पश्चिम की तरफ 5 राज्य हैं। कौन कौन है, पश्चिम की तरफ 5 राज्य है। सबसे उत्तर में क्या है,
गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद क्या है कर्नाटका, उसके बाद केरला। यानी भारत के 9 राज्य हैं जो कहाँ कहाँ है, तटों पे बसे हुए हैं। ठीक है, भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटों पे बसे हुए हैं, जिसमें 5 बसे हुए हैं पश्चिम के साइड में और 4 बसे हुए हैं पूरब के साइड में। तो यहाँ कह रहा है भारत के 9 राज्यों में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा शामिल है एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप की सीमाएं समुद्री तटों से लगी हुई हैं। भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो त्रिभुजाकार है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है। इस त्रिभुजाकार के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। इसके अलावा भारतीय प्रायद्वीपों के चारों ओर कुछ अन्य संकरी खाड़ियाँ भी है, क्रीक भी है और चैनल भी विद्यमान है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कहाँ बसे हुए हैं, तटों पे बसे हुए हैं। आइए मैप से समझते हैं कि 9 राज्य कौन कौन से हैं। भारत के 9 राज्य हैं जो कहाँ हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप, देखिए इसमें, इससे ही पता चल जाएगा। भारत देखिए, ये रहा आपका गुजरात का तट, यहाँ से लेके ये पूरा जो है ये तट है। तो इसमें कौन कौन है, सबसे पहले तो है गुजरात जिसके पास तट है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद यहाँ पे गोवा है, फिर कर्नाटक है और क्या है यहाँ पे केरला है। ये हुआ पश्चिम के साइड में, अरब सागर की तरफ ये हो गया। कौन कौन, सबसे पहले गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका और केरला। ये 5 राज्य हो जाएंगे अरब सागर वाले तट पे। उसके बाद इधर देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद क्या है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। यानी अरब सागर में 5 और बंगाल की खाड़ी में 4। इस बंगाल की खाड़ी में 4 कौन कौन सा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो तटों पे बसे हुए हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये पश्चिम साइड में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पूरब साइड में, यानी बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये लाइन आपका क्लियर हो गया कंप्लीट, ये लाइन कि भारत के 9 राज्य हैं कौन कौन से हैं जो तटों पे बसे हुए हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो तटों पे बसे हुए हैं। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। गुजरात के दक्षिण में स्थित जो संकरी समुद्र है उसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। गुजरात के दक्षिण में खंभात की खाड़ी कहते हैं और गुजरात के पश्चिम में जो है उसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। कहने का मतलब ये, जब आप ऐसे बनाते हैं नक्शा, जब आप ऐसे बनाते हैं ऐसे, इसको जब ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण में क्या, खंभात की खाड़ी, और यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। यानी खंभात की खाड़ी महाराष्ट्र साइड में नीचे है और कच्छ की खाड़ी थोड़ा सा उत्तर की तरफ में है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी है। याद रखना है आपको कि गुजरात के दक्षिण में जो है खंभात की खाड़ी है, गुजरात के पश्चिम में जो है कच्छ की खाड़ी है, और भारत श्रीलंका के बीच जो है वो क्या है, मन्नार की खाड़ी है। अगला कह रहा है कि 2 द्वीपों के मध्य स्थित सक्रिय समुद्र को हम लोग कहते हैं चैनल। 2 द्वीपों के मध्य स्थित सक्रिय समुद्र को क्या बोलते हैं, चैनल कहते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम जो है उसके अक्षांश रेखाओं के नाम पर ही किया गया है। चैनल का नाम जो है, जैसे 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल, ये दरअसल अक्षांश रेखाओं के नाम पे किया गया है। जैसे मालदीव और मिनीकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, मालदीव और मिनीकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, और मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। देखिए ये रहा मालदीव और ये रहा आपको मिनीकॉय, मामी, बीच में है 8 डिग्री चैनल। मिनीकॉय और यहाँ पे लक्ष्य हो जाएगा आपको 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल।
तो वही कह रहा है कि मालदीव तथा मिनीकॉय जो है उसमें क्या है 8 डिग्री चैनल है, मिनीकॉय और लक्षद्वीप में 9 डिग्री चैनल है, और अंडमान निकोबार जो है, अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। इस लाइन को याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है, ये सभी को पता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा है आंध्र प्रदेश। तीसरा है आपको कौन सा? तमिलनाडु। तीसरा राज्य आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य क्या है? गोवा है। अगला देखिए, कहता है भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। यानी भारत का जो मुख्य भूभाग है, भारत का जो मुख्य भूभाग है इसका दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है, लेकिन ये तो केवल मुख्य भूभाग हुआ ना। भारतीय मुख्य भूभाग जो है उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। देखिए, अंडमान और निकोबार जो है, जिसमें अंडमान और निकोबार दो अलग अलग है, जिसमें 10 डिग्री चैनल भी है। तो अंडमान ऊपर हुआ, निकोबार नीचे हुआ। तो निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान द्वीप समूह अलग है और उसके नीचे है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार, जिस पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम में है, लेकिन मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूभाग जो है उसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है, लेकिन पूरे भारत का द्वीप मिला के सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। यहाँ सॉरी, अब आगे कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। अब हालांकि ये पड़ता है लद्दाख में। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन है? गुहार मोथा है, गुजरात में, जो 68 डिग्री 7 मिनट है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। दोबारा समझिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, सबसे पश्चिम वाला बिंदु जो है वो गुजरात का गुहार मोता है 68 वाला। और सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबीथू है अरुणाचल प्रदेश का। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ लगा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगा हुआ है, जिसमें चीन है, सबसे पहले देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इसको आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। पहला तो हो जाएगा आपको पाकिस्तान, हम सीक्वेंस में बता रहे हैं। पहला क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। दूसरा हो जाएगा अफ़गानिस्तान। तीसरा हो जाएगा चाइना। चौथा हो जाएगा नेपाल। उसके बाद हो जाएगा भूटान। उसके बाद हो जाएगा म्यांमार और उसके नीचे में हो जाएगा बांग्लादेश। इसको आप इस मैप में भी समझ सकते हैं। देखिए, भारत के कौन कौन पड़ोसी है, सो यहाँ भी समझ सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले है पाकिस्तान, उसके बाद है अफ़गानिस्तान, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है भूटान, उसके बाद है म्यांमार और उसके बाद क्या है? बांग्लादेश। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ हमारा स्थलीय सीमा भी है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिसके साथ क्या है? मेरा स्थलीय सीमा है। कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और क्या है? बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। आइए आगे देखते हैं। वह यहाँ पे कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा जो है, जो कि 15,200 किलोमीटर है, वो 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हो जाएगा आपको पाकिस्तान। बताइए फटाफट। सबसे पहला हो जाएगा पाकिस्तान,
दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा हो जाएगा चाइना, चौथा हो जाएगा नेपाल, पाँचवा हो जाएगा भूटान, छठा हो जाएगा म्यांमार और सातवां हो जाएगा बांग्लादेश। ये सब राज्य मिला के, ये सब देश मिला के कितना बाउंड्री बना देता है? 15,200 किलोमीटर। अगला देखिए, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है वो कृत्रिम रूप से है। इसके अलावा अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ जो है प्राकृतिक सीमा रेखा है। यानी 7 देश जो सीमा रेखाएं बनाती है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है वो क्या है? कृत्रिम रूप से है। अगला देखिए क्या कह रहा है नोट में, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था उससे अलग एक नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया है, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई है। अब कह रहे हैं यहाँ पे भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखाएं। पहला देखिए डुरंड रेखा। डुरंड रेखा क्या है? डुरंड रेखा जो है वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन जब देश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय भारत और अफगानिस्तान की रेखा को हम लोग क्या कहते थे? डुरंड रेखा कहते थे, भारत और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा जो है चीन, भारत और चीन के बीच नहीं है, ऐसा हम लोग पढ़ लेते हैं, बट मैकमोहन रेखा जो है वो चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी चाइना और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा रेखा बनती है उसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इस मैकमोहन रेखा को 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौता में तय किया था। कहने का मतलब है कि पूरे भारत और पूरे चीन के साथ लगने वाले सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता है। ओनली चाइना और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा रेखाएं हैं वो मैकमोहन रेखा है, जो 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन के द्वारा तैयार किया गया था। रेड क्लिफ लाइन खतरा है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये सीमा रेखा है। इसको 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा तय किया गया था। अब लिखा है भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। जैसे पाकिस्तान को कौन कौन टच करता है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान जो है आप मैप में देखे होंगे, गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और उसके ऊपर में लद्दाख। तो अब तो हालांकि लद्दाख टच भी नहीं करेगा इसको, पाकिस्तान को, क्योंकि लद्दाख अब चला जाएगा उसमें अफगानिस्तान के पीओके वाला एरिया में। तो फिलहाल आप याद रखिए कि पाकिस्तान को टच करने वाले राज्य में गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और लद्दाख जम्मू कश्मीर है। चाइना के साथ में क्या हाल है? तो चाइना के साथ में इधर से आ जाएगा आपको लद्दाख जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये पूरब की तरफ का सीक्वेंस है। चाइना के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य है? तो एक तो हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर तो अब होगा ही नहीं एक तरह से, तो लद्दाख हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ क्या हो जाएगा अगर दक्षिण की तरफ आएंगे तो? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वो किसके साथ है? म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश के साथ आपको याद रखना है ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के साथ भारत का 5 राज्य में कौन कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल आता है सबसे पहले, ठीक है, पश्चिम बंगाल चला जाता है वहाँ, उसके बाद आएगा असम, उसके बाद आएगा मेघालय, उसके बाद आएगा त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेपाल के साथ पहला आ जाएगा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, उसके नीचे बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ भारत का 4 राज्य जो है सीमा बनाता है, कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। आगे देखिए आपको भूटान के साथ कौन कौन है? सिक्किम है। भूटान के साथ कौन कौन है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। इस सब के एक बार मैप में भी देख लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा सही से। देखिए इसको ध्यान से समझिए। पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो सबसे पहले तो ये गुजरात बनाता है सीमा, राजस्थान बनाता है, यहाँ पे पंजाब है और यहाँ पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और क्या है उधर? जम्मू कश्मीर है। अफगानिस्तान के साथ वही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
चाइना के साथ क्या हो जाएगा, देखिए चाइना के साथ जो है ये पहले हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ हो जाएगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चाइना के साथ इधर क्या हो जाएगा, लद्दाख जो यूटी है, फिर यहाँ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये हो जाएगा सिक्किम, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए नेपाल के साथ कौन कौन है, तो नेपाल के साथ इधर हो जाएगा उत्तराखंड, इधर हो जाएगा यूपी, इधर हो जाएगा बिहार, इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक आ गया है घूम के। तो नेपाल के साथ कौन कौन हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, इधर से पश्चिम बंगाल और इधर से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसी प्रकार से देखिए बांग्लादेश के साथ क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा इधर से, पहली बात तो उधर हो जाएगा क्या, इधर से आ रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके आपको जो है पूरे मैप में याद रखना है इस चीज़ों को। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है लद्दाख के साथ हो ही गया, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान घिरा हुआ है ना, ये दूसरा है, इससे पहले वाली होगी और सवाल था। भूटान के साथ तो बता दिया आपको, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। अब भारत के ये इम्पोर्टेंट सवाल है, भारत के 3 ऐसे राज्य हैं, भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो क्या है, 3 तरफ से या 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम पहला है जो नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ 3 देशों के साथ सीमा बना रही है। पश्चिम बंगाल का भी वही हाल है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। लद्दाख जो है, लद्दाख का भी है, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यानी भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 अलग अलग देशों के साथ क्या करती है, सीमाएं बनाती है। उसमें कौन कौन सा है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, लद्दाख है। नोट कहता है अफगानिस्तान की सीमा मात्र जम्मू कश्मीर, जो कि पाकिस्तान अधिकृत राज्य है, कश्मीर है, उसको स्पर्श करती है, जो कि अब भारत सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में केवल लद्दाख राज्य को स्पर्श कर रहा है। भारत में आपको पता है 28 राज्य और 8 यूटी है, भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, ये आपको पता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको 2 अलग अलग यूटी बना दिया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को दिल्ली जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और एक नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है 31 अक्टूबर 2019 को पूरी तरीके से क्या हो गया है, अस्तित्व में आ गया है। तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला लिखा है भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। पहला तो सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़का राज्य जो है वो राजस्थान है, दूसरा भी पता है मध्य प्रदेश है, तीसरा जो है वो क्या है, महाराष्ट्र है, चौथा आपको याद रखना है यूपी है। जब तेलंगाना नहीं बना था तो आंध्र प्रदेश चौथा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल में, लेकिन तेलंगाना बन जाने के बाद अब यूपी जो है चौथा हो गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों में राजस्थान आता है पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, मध्य प्रदेश जो बीच में है वो दूसरा सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र तीसरा है। आगे लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बोला जाए तो सिक्किम है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के बोला जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। यानी भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपको सिक्किम जनसंख्या में। क्षेत्रफल में सबसे छोटा हो जाएगा गोवा।
क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला करके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाले भारत का एकमात्र राज्य जो है वो कौन है? उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों के साथ क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है, जो भारत के 8 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। किस किस के साथ बना रहा है देखिए, तो सबसे पहले उत्तराखंड के साथ बना रहा है, फिर नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक दिल्ली भी है, यूटी। इसको मैप से भी समझ लीजिए। देखिए, ये रहा आपका यूपी। ये भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। सबसे पहले हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। फिर ये है आपको हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा, फिर ये है हरियाणा, ये है राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार दोबारा समझिए, भारत का जो राज्य उत्तर प्रदेश है वो अलग अलग 8 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड है, ऊपर में हिमाचल प्रदेश, बगल में क्या? हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड बिहार से अलग हुआ है तो बिहार भी। यानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 8 राज्य हैं जो क्या करते हैं? यूपी के साथ सीमा बना रहे हैं। आगे देखिए। यहाँ तो ये आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कौन? उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगला और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है जो सीमा बनाती है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है गुजरात का कच्छ है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? गुजरात का कच्छ है। और सबसे छोटा जिला जो है पुदुचेरी का माहे है। सबसे छोटा जिला कौन है? पुदुचेरी का माहे है। भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चंडीगढ़ जो है न केवल एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, बल्कि पंजाब और हरियाणा का राजधानी भी है। नई दिल्ली भारत की एक राष्ट्रीय राजधानी है। दादर नगर हवेली जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की सीमा पर है। यानी जब आप ऐसे नक्शा बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र है, तो इस बीच में जो है वो क्या है? दादर नगर हवेली। पांडिचेरी का नाम हो गया पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जो है कुल 4 जगहों पे थोड़े थोड़े से बटे हुए हैं। पुदुचेरी के टोटल 4 हिस्से हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। पुदुचेरी जो है कहीं एक जगह नहीं हुआ है, वो 4 टुकड़ों में 4 जगह बिखरे हुए हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में हैं। पुदुचेरी के 4 हिस्से कौन कौन से हैं? तो माहे हैं, पांडिचेरी और कराईकल और यनम है। जिसमें माहे जो है वो केरला के अंदर है। माहे कहाँ है? केरला में। पांडिचेरी कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है। और यनम जो है वो क्या है? आंध्र प्रदेश में है। यनम क्या है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ देखिए, ये देखिए, इस मैप में समझिए, ये रहा आपका केरला यहाँ तक। तो यहाँ पे कौन है? माहे। यहाँ पे क्या है? माहे केरला में है। फिर ये तमिलनाडु में यहाँ पे 2 है, कराईकल और क्या? पांडिचेरी और कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु में, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हो जाएगा यनम। तो यनम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, माहे हो जाएगा केरला में, और तमिलनाडु में 2 है। तमिलनाडु में कौन कौन है? तमिलनाडु में है 2। तमिलनाडु में 2 कौन कौन है? एक तो है आपको कराईकल और एक है पांडिचेरी। तो पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी जिसको आप बोलते हैं, वो उसके 4 टुकड़े हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। पुदुचेरी के क्या है?
4 टुकड़े हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। माहे केरला में है, पांडिचेरी कराईकल तमिलनाडु में, यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आ कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह भी है। एक तो है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप है। कहता है भारत के मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह भी है। एगो है बंगाल की खाड़ी में जिसका नाम है अंडमान निकोबार, एक है अरब सागर में जिसका नाम है लक्षद्वीप। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या कह रहे हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारत का मानक समय रेखा है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से गुजरता है, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपको बताया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरती है, और 0 डिग्री और 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 5.5 घंटा लगता है। इसीलिए भारत का समय लंदन के समय से या क्या कहते हैं ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा क्या है आगे है भारत का समय। भारत का समय यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अब यहाँ ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट सवाल। झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो एग्जैक्ट कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। पूछा जाएगा कि भारत मतलब किस राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है, तो झारखंड की जो राजधानी रांची है वो एकदम कर्क रेखा पर अवस्थित है। जबकि इसके अलावा क्या गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है ये कर्क रेखा पर तो नहीं है, लेकिन कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है। तो याद हो जाएगा कि झारखंड की राजधानी रांची जो है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर है, जबकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है ये कर्क रेखा के बिल्कुल दक्षिण में कर्क रेखा के एकदम समीप है। और कर्क रेखा जानते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरात है, फिर क्या है आपको राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आगे लिखा हुआ है ग्रेट निकोबार जो है ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट जो है यानी इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, इस इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। आगे लिखा हुआ है भारतीय महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है, देखिए भारत का जो मुख्य भूभाग है उसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसको केप ऑफ कैमोरीन कहते हैं। क्या बोलते हैं भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है भारत के मुख्य भूभाग का या भारतीय महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और इस कन्याकुमारी को केप ऑफ कैमोरीन भी कहते हैं। आगे है भारत का पूर्वोत्तर राज्य जो त्रिपुरा है वो 3 ओर से पूरा हो रहा है बांग्लादेश से। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ से क्या हो रहा है बांग्लादेश से पूरा हो रहा है। श्रीलंका जो है वो भारत से कैसे अलग हो रहा है, पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग हो रहा है। भारत और श्रीलंका जो है वो पाक जलडमरू मध्य द्वारा क्या हो रहा है अलग हो रहा है। समुद्री पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो श्रीलंका है, यानी समुद्री पड़ोसी देश पहला श्रीलंका है, दूसरा इंडोनेशिया है, और ये श्रीलंका जो है वो भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग हो रहा है। आगे है यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है वो बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसका नामकरण जो है उस समय के तत्कालीन प्रेसिडेंसी था मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक, उन्होंने किया था। तो ये हो गया आपको। ये पूछ सकता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में, और सबसे कम लंबाई जो है वो राजस्थान में है। इतना आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों भारत की अवस्थिति और विस्तार, मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
ताकि इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपके आगामी जो रेलवे के एग्ज़ाम है उसमें आपको बेहद हेल्पफुल साबित हो सके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपका अगर अच्छा फीडबैक रहा तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।